दोस्तों, केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा था किसके बारे में, हरी खाद के बारे में, ग्रीन मैन्योर के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया था। दोस्तों, हम आज की क्लास में बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि जैव उर्वरकों के बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि जैव उर्वरक की बात करें तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दोस्तों, बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि सूक्ष्म जीवों की जीवित या सुषुप्त जैव कोशिकाओं का बना उत्पाद होता है। दोस्तों, जैव उर्वरक में क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की या तो जीवित या फिर सुषुप्त जैव कोशिकाओं से बना कोई उत्पाद प्रोडक्ट होगा, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, बायो फर्टिलाइजर्स कहलाएगा। दोस्तों, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, एनपीके की मात्रा बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं मृदा की उर्वरकता को इंक्रीज करने के लिए। और दूसरा होता है दोस्तों एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में या एंटीबायोटिक्स के उत्पादन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बात करें बायो फर्टिलाइजर्स के प्रचलित नामों के बारे में, इसे मुख्यतः किन किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में बात करें तो पहला तो है हमारा बायो इनोकुलेंट और बायो कल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। ये दोनों ही दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। बायो फर्टिलाइजर्स को किन किन नामों से जाना जाता है, तो बायो फर्टिलाइजर्स को जाना जाता है बायो इनोकुलेंट और बायो कल्चर के नाम से हम इनको जानते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि जैव उर्वरकों के क्या बेनिफिट होते हैं, क्या इनके लाभ होते हैं। तो दोस्तों, इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, दूसरा उपयोग है इसका, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, न्यूट्रिएंट के सस्ते स्रोत हैं, पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत हैं। दूसरा इसका उपयोग है दोस्तों, बायो फर्टिलाइजर्स के उपयोग से 20 से 40% क्या बढ़ती है, उपज बढ़ती है, यील्ड में इंक्रीज होती है। और तीसरा उपयोग है दोस्तों एंटीबायोटिक्स की प्राप्ति व कुछ हार्मोन्स भी इनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये इनके बेनिफिट होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण ऑफ किसका, बायो फर्टिलाइजर्स का, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस स्थिरीकरण और पोटाश स्थिरीकरण। तो बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जैव उर्वरकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। पहला तो कौन सा है, सिम्बायोटिक, और दूसरे नंबर पे है फ्री लिविंग। बात करते हैं हम सिम्बायोटिक के बारे में। तो सिम्बायोटिक का यूज किस में होगा, तो सिम्बायोटिक जो जीवाणु होंगे वो क्या कहलाएंगे, सहजीवी। तो सहजीवी दलहनी क्रॉप्स में ये मुख्यतः होते हैं, यानी कि ये दलहनी क्रॉप्स से क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट प्राप्त करेंगे, पोषण प्राप्त करेंगे, और उनके द्वारा उन पोषण के बदले में क्या करेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिरीकृत करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, सहजीवी का अर्थ होता है साथ साथ जीना, यानी कि इनसे क्या होता है, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं जीने के लिए। जीवाणुओं को क्या चाहिए होगा, पोषण, न्यूट्रिएंट जो प्लांट से प्राप्त होगी, और प्लांट्स को नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा प्राप्त कराई जाएगी।
तो इस प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहलाएगा, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये एक एग्जाम्पल है इसका राइजोबियम, इसका राइजोबियम बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है दलहनी क्रॉप्स में। तो और बात करें एदलहनी में, तो एदलहनी क्रॉप्स में एग्जाम्पल कौन सा आता है, एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं एजोला फर्न के साथ में। एजोला किसके साथ में रहता है दोस्तों, फर्न के साथ में। तो इसका एग्जाम्पल है एनाबीना, इसका एग्जाम्पल क्या है, एनाबीना। सिम्बायोटिक हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हम बात करें किसकी, फ्री लिविंग के बारे में। फ्री लिविंग के बारे में तो इसमें इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, पहला एजोटोबैक्टर, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम, पहला कौन सा एजोटोबैक्टर, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम क्लेसिबियला, और दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है बीजीए। ये बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषित है, फोटोसिंथेसिस है। दूसरे नंबर पर अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, फॉस्फोरस के बारे में, फॉस्फोरस फिक्सेशन के बारे में। तो फॉस्फोरस फिक्सेशन में क्या होगा दोस्तों, इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला फास्फोरस विलेगारी और दूसरा है सिम्बायोटिक फंगस। तो फास्फोरस विलेगारी जीवाणु यानी पीएसबी की बात करें तो पीएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया यानी कि फास्फोरस विलेगारी जीवाणु। ये दोस्तों 12th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा है सिम्बायोटिक फंगस, इसका एग्जाम्पल है बेसिकुलर अर्बस स्कूलर, बेसिकुलर अर्बस स्कूलर। तीसरे नंबर पर बात करें कंपोस्ट उत्प्रेरक भी क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं कंपोस्ट उत्प्रेरक। कंपोस्ट उत्प्रेरक की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों ट्राइकोड्रमा और पेसिलियोमाइसिस एस्परजिलस, ये किसके एग्जाम्पल है, कंपोस्ट उत्प्रेरक के एग्जाम्पल है। कौन से, ट्राइकोड्रमा, पेसिलियोमाइसिस और एस्परजिलस किसका एग्जाम्पल है, कंपोस्ट उत्प्रेरक के। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, पौध वृद्धि राइजोबैक्टीरिया, पीजीपीआर, पौध वृद्धि राइजोबैक्टीरिया के बारे में। तो दोस्तों इनसे क्या होगा, हार्मोन्स का उत्पादन होगा, इनसे हार्मोन्स का उत्पादन होगा। और दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सुडोमोनास बैक्टीरिया, सुडोमोनास बैक्टीरिया। पांचवें नंबर पर बात करें जिंक विलेगारी के बारे में। जिंक विलेगारी बायो फर्टिलाइजर्स की यदि अपन बात करें तो जिंक विलेगारी बायो फर्टिलाइजर्स का एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों, बेसिकुलर सुबिटिलिस, बेसिकुलर सुबिटिलिस, थायोबेसिलस और थायोक्सिडस, ये किसके एग्जाम्पल है, जिंक विलेगारी बायो फर्टिलाइजर्स के। छठे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, पोटेशियम विलेगारी जैव उर्वरकों के बारे में, यानी कि पोटेशियम सोल्यूबल बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बाइनोकुलर। पोटेशियम सोल्यूबल बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, बाइनोकुलर। दोस्तों ये अपन ने किसका क्लासिफिकेशन देखा, बायो फर्टिलाइजर्स का। इनको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। एक बार पुनः हम इन भागों को देखते हैं। पहला होता है दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु, दूसरे नंबर पर आता है फास्फोरस फिक्सेशन करने वाले जीवाणु, तीसरे नंबर पर आता है कंपोस्ट उत्प्रेरक, और दोस्तों चौथे नंबर पर आता है पौध वृद्धि राइजोबैक्टीरिया। ज़्यादातर दोस्तों इसको
पूरा न लिखकर PGPR ही लिखा जाता है। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों जिंक विलयकारी बायो फर्टिलाइजर्स, और 6ठे नंबर पर आता है पोटेशियम विलयकारी जैव उर्वरक। इसके बाद देखते हैं दोस्तों किसके बारे में, बायो फर्टिलाइजर्स की प्रयोग विधि, इनका यूज किस प्रकार किया जाता है, उसके यूज का मेथड की अपन बात करने वाले हैं। किसके बारे में, बायो फर्टिलाइजर्स की प्रयोग विधि, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किन किन मेथड्स के द्वारा किया जाता है। तो पहला है हमारा दोस्तों क्या, सीड ट्रीटमेंट। पहला है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, गुड़ गर्म करके ठंडा कर लेंगे। गुड़ को पानी में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, फिर उसको ठंडा कर लेंगे, और ठंडा होने के पश्चात उसमें जो कल्चर है, कल्चर का जो पैकेट है उसको मिला के फिर अपन सीड को क्या करेंगे, ट्रीट कर देंगे। दूसरे नंबर पर हम है दोस्तों प्लांट या रूट ट्रीटमेंट। इसमें दोस्तों जो पौध तैयार की जाती है, उन प्लांट्सों को क्या किया जाता है, जो कल्चर होता है उस कल्चर के घोल में कुछ समय के लिए डुबो कर रखा जाता है, फिर उनकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, प्लांट रूट ट्रीटमेंट। तीसरे नंबर पर अपन बात करें किसके बारे में, सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों इसमें बीजों की बुआई से पूर्व, सीड सोविंग से पूर्व क्या किया जाता है, भूमि को ट्रीट किया जाता है, किनके द्वारा, बायो फर्टिलाइजर्स के द्वारा। तो इसके यानी कि सोविंग से आफ्टर सोविंग, सॉरी बिफोर सोविंग, यानी कि बुआई से पूर्व क्या करना, बीजों भूमि को उपचारित करना क्या कहलाएगा, सॉइल ट्रीटमेंट कहलाता है। और अगला नंबर पे बात करें दोस्तों, तो अगला है हमारा कौन सा, ट्यूबर ट्रीटमेंट यानी कि कंद उपचार। ट्यूबर ट्रीटमेंट यानी कि कंद उपचार। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे आलू की क्रॉप्स हैं, तो आलू किन के द्वारा तैयार किया जाएगा, कंद ट्यूबर के द्वारा। तो उन ट्यूबर्स को ट्यूबर्स की सोविंग करने से पूर्व क्या किया जाता है, उनको कल्चर के घोल से उपचारित किया जाता है। और अगला है हमारा दोस्तों क्या, ड्रिप सिस्टम मेथड। ड्रिप सिस्टम मेथड में क्या होगा दोस्तों, ड्रिप सिस्टम जो इरिगेशन का मेथड है उसमें बायो फर्टिलाइजर्स को क्या कर दिया जाएगा, घोल दिया जाएगा, और फिर उसके द्वारा बूंद बूंद के रूप में बायो फर्टिलाइजर्स पौधों को क्या होंगे दोस्तों, अवेलेबल होंगे। तो इस प्रकार का मेथड क्या कहलाएगा, बायो फर्टिलाइजर्स ड्रिप सिस्टम मेथड। इसके बाद में अपन बात करते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में। किसके बारे में, BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में। तो दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गे को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया के बारे में नाम से। ब्लू ग्रीन एल्गे को किस नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया के नाम से। और दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानी जाती है वो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषी होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें होगी, यानी कि प्रकाश संश्लेषी होती है। तीसरी बात करें इसके बारे में, तो किस संरचना के, ये क्वेश्चन टाइप है दोस्तों, किस संरचना के कारण BGA नाइट्रोजन फिक्सेशन में सक्षम है। यानी कि दोस्तों साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन सी ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिसके कारण यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, यह सक्षम होता है। तो दोस्तों ये किसके कारण होता है, हिस्ट्रोसिस्ट नामक संरचना के कारण ही BGA क्या कर पाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कर पाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन 12th बोर्ड या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
आ सकता है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, इसको याद करना है आपको। किस संरचना के कारण बीजीए नाइट्रोजन फिक्सेशन में सक्षम है? तो दोस्तों वो संरचना कौन सी है? हिट्रोसिस्ट। हिट्रोसिस्ट संरचना के कारण ही बीजीए यानी कि साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? समर्थ होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, बीजीए के द्वारा 25 से 30 किलोग्राम क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन पर हेक्टेयर की दर से की जाती है। 25-30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की दर से इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। और इसकी मेन प्रजातियों की बात करें तो प्रजातियां हैं एनाबीना और साइटोनिया। कौन सी प्रजातियां दोस्तों? एनाबीना और साइटोनिया, दो इसकी क्या है? प्रजातियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बीजीए प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी को किस प्रकार प्रोड्यूस करते हैं, या किस प्रकार इसको अपन खेत में इसका यूज करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं अपन डिटेल से। तो दोस्तों बीजीए के लिए क्या करेंगे? 6 फीट 6x3x9 इनका क्या करेंगे? गड्ढा बना लेंगे। गड्ढा बनाकर उसमें क्या करेंगे? पॉलीथीन बिछाएंगे। इसमें क्या करेंगे? पॉलीथीन बिछाएंगे। पॉलीथीन बिछाकर 100 किलोग्राम भुरभुरी मिट्टी, 200 ग्राम क्या करेंगे? सुपर फॉस्फेट, 100 किलोग्राम तो भुरभुरी मिट्टी, 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट क्या करेंगे दोस्तों? उसमें डाल देंगे। फिर उसमें 6 इंच पानी भर देंगे। उस गड्ढे के अंदर क्या करेंगे? 6 इंच पानी भरेंगे। पानी भरने के पश्चात क्या करेंगे दोस्तों? मिट्टी पानी तल में बैठने पर, मिट्टी और पानी जब उस गड्ढे के तलेटे में या तल में बैठ जाएगा तो उसमें बीजीए कल्चर को 250 ग्राम लकड़ी के बुरादे के साथ मिलाकर डाल दिया जाएगा। बीजीए कल्चर को क्या करेंगे? 250 ग्राम लकड़ी के बुरादे के साथ मिलाकर डाल देंगे। इसके पश्चात क्या करेंगे दोस्तों? कुछ समय पश्चात एक मोटी परत के रूप में बीजीए साइनोबैक्टीरिया क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, जिसे पॉलीथीन में क्या करेंगे? सुखाकर पॉलीथीनों में भर लेंगे। और इस प्रकार क्या किया जाता है? बीजीए का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। बात करें पैडी के बारे में दोस्तों, तो पैडी में 8 से 10 सेंटीमीटर पानी होने, पैडी में साइनोबैक्टीरिया के उत्पादन के लिए कितना पानी होना जरूरी होता है? 8 से 10 सेंटीमीटर। और इसका उपयोग कब किया जाता है दोस्तों? बुआई के 7 दिन बाद। बुआई के 7 दिन बाद क्या किया जाएगा? साइनोबैक्टीरिया बीजीए का इस्तेमाल पैडी के अंदर किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अपन किसके बारे में? हरिकाई। हरिकाई दिखाई देने पर क्या करेंगे? 0.5 से 0.05% कॉपर सल्फेट का क्या करते हैं दोस्तों? छिड़काव करते हैं। किसका छिड़काव करेंगे? कॉपर सल्फेट का। कितना प्रतिशत? 0.05% कॉपर सल्फेट का क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। कब करेंगे? हरिकाई दोस्तों ये एक मोटी परत के रूप में जमा होने की स्थिति में आए तब उसमें क्या करेंगे? 0.05% कॉपर सल्फेट का छिड़काव अपन कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? एजोला के बारे में। तो एजोला की बात करें दोस्तों, एजोला तो इंडिया में एजोला पिन्नेटा प्रजाति पाई जाती है। इंडिया में एजोला की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो दोस्तों इंडिया में एजोला पिन्नेटा प्रजाति पाई जाती है। कौन सी? एजोला पिन्नेटा। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, ये 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रतिदिन क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। यानी कि ये पर डे के हिसाब से 1 से 1.5 किलोग्राम नाइट्रोजन को पर हेक्टेयर की दर से क्या करेगा? फिक्स स्थिरीकृत करता है।
प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों इसमें 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए। इसमें क्या, इसके यूज के लिए 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए। इसमें 1-2 टन पर हेक्टेयर की दर से क्या डाल देते हैं, एजोला डाल देते हैं। ये किस में यूज किया जाएगा, इसका धान में। इसमें 1-2 टन पर हेक्टेयर की दर से एजोला डालते हैं और 10 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट डाल देते हैं। और 15 से 20 दिन बाद दोस्तों क्या होती है, एजोला की एक मोटी परत के रूप में एजोला उस पानी की ऊपर की सतह पर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, मोटी परत के रूप में जमा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों किसके बारे में बात करने वाले हैं अपन, इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, पीएसबी के बारे में। पीएसबी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो पीएसबी की बात करें तो दोस्तों पीएसबी की अपन बात करें तो फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया। पीएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। पीएसबी की फुल फॉर्म याद कर लो दोस्तों, क्या होगी, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी की फुल फॉर्म है। ये भी क्या होता है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगला है माइकोराइजा के बारे में बात करें तो माइकोराइजा क्या है दोस्तों, ये बहुशाखी है, लंबे तंतुओं से बना फंगस है। माइकोराइजा क्या है, बहुशाखी लंबे तंतुओं से बना एक क्या है, फंगस है, कवक है। दूसरे नंबर पर बात करें अर्बोस्कुलर माइकोराइजा का उपयोग किस में किया जाता है, अर्बोस्कुलर माइकोराइजा का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों, मक्का, मेज के अंदर। मेज के अंदर किस प्रकार के माइकोराइजा का यूज किया जाता है, तो उसमें किया जाता है दोस्तों अर्बोस्कुलर माइकोराइजा का यूज। तीसरे नंबर पर बात करें मिक्स्ड जैव उर्वरक यानी कि मिश्रित जैव उर्वरक की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन फास्फोरस मतलब कई तत्वों को क्या करेंगे, एक साथ स्थिरीकृत करेंगे। तो इसमें पहला है पीजीपीएम और दूसरा है VAM वाम। पहला पीजीपीएम और दूसरा कौन सा है, वाम। इन दोनों का क्या करना है दोस्तों, आप सभी को क्या करना है, नाम याद रखना है। और अगला है लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो दोस्तों कुछ जैव उर्वरक होते हैं जो कि तरल अवस्था में भी पाए जाते हैं, तो उस प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स को क्या बोल देते हैं दोस्तों, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स बोल देते हैं। दोस्तों आज हमने बात की बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों कल नए वीडियो के साथ जिसमें अपन बात करेंगे कृषि पंचांग के बारे में। थैंक यू सो मच दोस्तों।